नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी मैच बॉक्स मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी मैच बॉक्स। रितु और श्याम काफी देर से ऊंची ऊंची आवाज में किसी पारिवारिक विषय पर बहस कर रहे थे। बात बढ़ते बढ़ते रितु के घर वालों तक पहुंच गई। काफी देर से हो रही इस बहस के दौरान ही श्याम के मुंह से रितु के घर वालों के लिए कुछ ऐसी बातें निकल गईं जो रितु को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। रितु आपा खोने ही वाली थी कि तभी डोर बेल बज उठी। डिंग डोंग। दोनों को अचानक मानो सांप सूंघ गया। ऊंची ऊंची आवाज में बातें करते करते दोनों एकदम रुक गए और सहज होने का प्रयास करते हुए एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे और अपने आप को संभालने का प्रयास करने लगे। श्याम बड़बड़ाया, लगता है पड़ोसी आ गए। लो, इसी बात की कमी रह गई थी। कल से मोहल्ले समाज के लोग भी कुछ से कुछ बातें करेंगे। तुम बिल्कुल नहीं समझती। तब तक रितु ने अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोला। रितु ने देखा सामने पड़ोस वाली सुधा आंटी खड़ी थी। बड़े ही विनम्र भाव दिखाते हुए रितु ने उन्हें अंदर आने को कहा। हालांकि रितु के चेहरे का तनाव सुधा आंटी से छुपा नहीं रह सका। फिर भी सुधा आंटी रितु के एक बार के अनुरोध पर ही थोड़ा झिझकते हुए ही सही मगर अंदर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। रितु ने मुस्कुराते हुए पूछा, जी आंटी, कैसी हैं आप? सुधा आंटी ने शांत भाव से कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, बस एक छोटी सी मदद चाहिए थी, इसलिए आप लोगों को इतनी रात गए परेशान करने चली आई। रितु ने अपने चेहरे पर थोड़ी नकली सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही का घर है, कहिए क्या मदद करें हम आपकी? सुधा आंटी का चेहरा रितु के इन शब्दों को सुनकर खिल उठा और वो मन ही मन मुस्कुरा कर बोली, बेटा, मेरा गैस का लाइटर काम नहीं कर रहा है, आपके पास मैच बॉक्स है क्या? रितु स्तब्ध थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सुधा आंटी रात के 11 बजे उनके यहाँ मैच बॉक्स मांगने आई है। थोड़ी अजीब सी भावनाओं के साथ रितु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, मैं देखती हूँ, शायद पूजा घर में मिल जाए। कहते हुए रितु ने सुधा आंटी को ड्राइंग रूम में बैठने को कहा और पूजा घर की ओर मुड़ गई। पूजा घर में जाने से पहले के नियमों का पालन करने की अलग से प्रक्रिया पूरी करना रितु की पारंपरिक मजबूरी थी। उसने बाकायदा हाथ पैर धोए, मुंह धोया, फिर सिर पर पानी छिड़का और सिर पर चुन्नी डालकर मंदिर के कपाट खोलकर रितु पूजा घर से मैच बॉक्स निकालकर सुधा आंटी को देने ड्राइंग रूम में आई। तब तक श्याम भी जिज्ञासावश मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम में पहुंचा तो सुधा आंटी ने श्याम को मुस्कुराते हुए पूछ ही लिया, बेटा, शादी को कितने साल हो गए? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, लगभग 2 साल। सुधा आंटी ने थोड़ा इधर उधर देखते हुए जिज्ञासा दिखाते हुए फिर पूछा, घर में कोई छोटा बच्चा नहीं दिख रहा है? शायद आप लोगों ने अभी इस बारे में सोचा नहीं होगा। इस प्रकार अचानक इतना पर्सनल सवाल पूछने पर रितु और श्याम दोनों एक साथ झींप सा गए और श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, हम दोनों सोचते हैं कि अभी हम बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, हमें थोड़ा और समय चाहिए। सुधा आंटी के इस प्रश्न पर रितु थोड़ी चिढ़ भी गई मगर मन ही मन अपने आप को शांत रखा। सुधा आंटी तब तक मैच बॉक्स हाथ में थामे चलने की इजाजत मांग बाहर के दरवाजे की तरफ चल दी। सुधा आंटी के जाते ही रितु ने दरवाजा बंद किया और बस गुस्से से फट पड़ी। होती कौन है हमसे बच्चे के बारे में पूछने और कहने वाली? श्याम उसे समझाने लगा, अरे भाई, वो पुराने लोग हैं, इन्हें शादी का मतलब होने वाला बच्चा ही लगता है। न जाने क्या क्या समझाते हुए श्याम ने रितु को शांत करना चाहा। धीरे धीरे रितु का मन भी शांत हो चला और दोनों थोड़े तनाव भरे माहौल में ही सही मगर सोने चले गए। अगली सुबह संडे का दिन होने के नाते रितु और श्याम दोनों देर तक सोते रहे। उनकी आंखें तब खुली जब रितु की पड़ोस में रहने वाली रितु के ही ऑफिस में काम करने वाली उसकी मित्र आरती का फोन आया। सुबह की गुड मॉर्निंग के बाद आरती ने बड़ी बेतकल्लुफी के साथ
सुबह की चाय उन दोनों के साथ पीने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए ऋतु ने नींद में ही हाँ भी कह दी। नाश्ते के साथ आरती, ऋतु और श्याम एक साथ बैठ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आरती को समझते देर न लगी कि ऋतु का मूड कुछ ठीक नहीं है। बातों ही बातों में ऋतु ने आरती को रात हुई सुधा आंटी वाली घटना बताई। ऋतु का मूड अभी भी सुधा आंटी की तरफ से खराब था। ऋतु ने पूरी बात बताते हुए उल्हाने भरे अंदाज में कहा, सुधा आंटी वैसे तो कहती हैं कि वो किसी बैंक से मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं, और उन्हें इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के घर रात 11 बजे मैच बॉक्स जैसी छोटी सी चीज लेने के लिए आ गई। ऋतु ने उल्हाने भरे अंदाज में जोड़ते हुए कहा, ऊपर से पूछती हैं कि घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। क्या हम नहीं समझते वो क्या कहना चाह रही हैं? हम दोनों पढ़े लिखे हैं, हम अपने और अपने परिवार के बारे में इतना भी नहीं सोचते होंगे क्या? ये सुधा आंटी क्या मेरी सास लगती हैं जो ऐसा पर्सनल हो रही थी, वो भी पहली दूसरी मुलाकात में ही। पता नहीं इन पुराने लोगों को क्या पड़ी रहती है, सिर्फ बच्चा पैदा करने के बारे में सोचते रहते हैं। आरती, जो इस कैंपस में 1 साल पहले से रह रही थी, उसे सुधा आंटी की ऐसी शिकायत पहले भी कई और जगहों से मिल चुकी थी, मगर ऋतु की शिकायत के बावजूद आरती मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ले रही थी। ऋतु ने आरती को मुस्कुराते देखा तो एकदम चिढ़ते हुए अंदाज में बोली, अरे मैं तुझसे सुधा आंटी की शिकायत कर रही हूँ। तुमको सुधा आंटी को थोड़ा समझाना चाहिए। तुम तो हमसे पहले इस कैंपस में रहने आई हो, मगर तुम की मेरी बात पर उल्टे हंस रही हो। ये बात ठीक नहीं है। ऋतु ने आरती की तरफ शिकायत भरे अंदाज में कहा। आरती ने चाय का कप होठों से हटाकर मेज पर रखते हुए पूछा, अच्छा बताओ, जब सुधा आंटी तुम्हारे घर पर आई, तुम लोग क्या कर रहे थे? आरती का सवाल ऋतु को थोड़ा अटपटा जरूर लगा, परंतु ऋतु ने बताया कि उस समय ऋतु और श्याम किसी घरेलू बात को लेकर झगड़ रहे थे। आरती ने चमकती आंखों से ऋतु की तरफ देखा और कहा, सुधा आंटी तुम्हारे घर मैच बॉक्स लेने ही क्यों आई, सोचा? आरती ने चमकती आंखों के साथ पूछा तो ऋतु ने विस्मय भरी आंखों से आरती की तरफ देखा। आरती ने थोड़ी लंबी सांस लेते हुए बताया कि सुधा आंटी की इकलौती बेटी पुणे में आईटी सेक्टर में काम करती थी। उसने वहीं अपनी पसंद से अपने ऑफिस के ही एक मित्र से शादी की थी। एक दिन दोनों किसी बात पर झगड़ रहे थे और एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उनकी बेटी ऋचा ने अपने फ्लैट से उसी समय कूदकर जान दे दी। दोनों के बीच सिर्फ प्यार का रिश्ता था। उन दोनों ने भी नौकरी की जिम्मेदारी के चलते 3 साल तक बच्चा नहीं होने देने का निर्णय लिया था। दोनों के बीच 1 साल तक तो सब ठीक रहा, मगर जब ऋचा के पति के घर वालों ने बच्चे के लिए दबाव बनाया तो दोनों के बीच अनबन रहने लगी। फिर यही अनबन मनमुटाव के साथ बढ़ते बढ़ते झगड़े में परिवर्तित हो जाती। ऋचा ने एक दिन रोज रोज के झगड़े से तंग आकर गुस्से में फ्लैट से कूदकर जान दे दी। सुनकर ऋतु की आंखें खुली रह गईं। श्याम भी याद कर रहा था, कल ऋतु और श्याम के बीच ठीक इसी विषय को लेकर चर्चा चल रही थी, जो पर्सनल होते होते बाद में विवाद में बदल गई थी। आरती ने आगे पूछा, ये नहीं पूछोगी कि सुधा आंटी ने तुमसे मैच बॉक्स ही क्यों मांगा? ऋतु का मन भारी हो गया था, फिर भी उसने जिज्ञासावश आरती की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मैच बॉक्स ही क्यों मांगा? आरती ने बताया कि आंटी जानती है कि श्याम सिगरेट नहीं पीता, इसलिए घर में मैच बॉक्स सिर्फ मंदिर वाली जगह पर ही मिलेगा। तुम याद करो, तुमने मंदिर से मैच बॉक्स लेने से पहले क्या किया था? ऋतु को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था सुधा आंटी की दूरदर्शी सोच और उद्देश्य भी। उसे याद आया कि उस तनाव भरे माहौल में जब ऋतु और श्याम के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था और सुधा आंटी ने डोरबेल बजाई थी और मंदिर जाने से पहले उसने ठंडा पानी जैसे ही मुंह धोने के लिए अपने चेहरे पर डाला था, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। मंदिर से मैच बॉक्स लेते समय कैसे उसका मन झगड़े से दूर होकर थोड़ी देर के लिए श्रद्धा से भर उठा था, जिस कारण वो दोनों सुधा आंटी के जाने के बाद थोड़ा सामान्य होते हुए सोने चले गए थे। अब उसे समझ आ रहा था कि सुधा आंटी एक छोटी सी चीज मैच बॉक्स ही मांगने क्यों आई थी, और वो भी रात के 11 बजे। वो हल्के से आह्वान पर ही ड्राइंग रूम में आकर जमकर क्यों बैठ गई। उसे अब महसूस हुआ कि सुधा आंटी ने क्यों कहा था कि घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा है।
सुधा आंटी अपनी ऋचा को तो नहीं बचा पाई, मगर एक और ऋतु को ऋचा बनने से रोकने में कामयाब हो गई। ऋतु की आंखें अब तक ये सब महसूस कर नम हो चली थी। किसी अनजान ने आज माँ बनकर उसका परिवार बचा लिया। इस दौरान ऋतु की आंखों से 2 बूंद झलक कर उसकी चाय के कप में चुपचाप समा ही जाते, अगर चाय ने उन्हें अपने में समाने से पहले आवाज न की होती। ये आवाज ठीक दरवाजे की उस घंटी के जैसी ही लगी, जिसने कल रात उसके जीवन की आंधी को चुपचाप अपने में समेट लिया था। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौत्वी द्वारा लिखित कहानी मैच बॉक्स। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।